आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के हालात एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं। यहां आए दिन स्थिति और खराब होती जा रही है। जनता सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और इस बीच बुधवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने घोषणा की, जिसके बाद बुधवार को थोड़ी देर शांति दिखाई दी। तो क्या कुछ है अपडेट श्रीलंका को लेकर, देखते हैं इसके लिए ये रिपोर्ट। आर्थिक संकट के साथ उग्र हिंसक आंदोलन का सामना कर रहे श्रीलंका में शांति कायम करने के लिए सरकार ने सेना को जमीन पर उतार दिया है। अब सैनिक टैंकों पर सवार होकर सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। इसी बीच मौजूदा राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ऐलान कर दिया है कि वो एक हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। राष्ट्रपति गोटबाया ने कहा कि अगले एक हफ्ते में ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करूंगा जिसके पास बहुमत हो और लोग जिसमें भरोसा करते हों। मैं मंत्रियों की नई कैबिनेट भी नियुक्त करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नफरत फैलाने से बचने की अपील की। अब पीएम को नियुक्त करने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन श्रीलंका की आंतरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और समस्या का अभी कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकल रहा है। ऐसे में भारत श्रीलंका में उभरती आर्थिक स्थिति और अन्य घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत ने कहा है कि हम श्रीलंका में लोकतंत्र, रिकवरी और आर्थिक मदद देने का समर्थन करते हैं। बता दें कि जनवरी 2022 के बाद से अभी तक श्रीलंका को करीब 3.5 अरब डॉलर की मदद दे चुका है और आगे भी कुछ आर्थिक मदद देने को तैयार है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी तय है कि श्रीलंका की जरूरत इतनी ज्यादा है कि उसे आर्थिक तौर पर दिवालिया होने से बचाने के लिए सिर्फ भारत की मदद से काम नहीं चलने वाला है। कांग्रेस बनाम बीजेपी 2024 में होगी सीधी लड़ाई। सोनिया गांधी और जेपी नड्डा अपनी अपनी पार्टी के लिए रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी ताकत के साथ बीजेपी के लिए चुनौती पेश कर सकती है। कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी ये बात समझ चुकी है, तो वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस जहां युवाओं पर फोकस कर रही है, तो वहीं जेपी नड्डा अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए जुगत लगा रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। इसमें जहां कांग्रेस युवाओं को लुभाने की रणनीति पर फोकस कर रही है, तो वहीं बीजेपी के टारगेट पर अल्पसंख्यक समुदाय हैं। आपको बता दें कि संगठन में अहम बदलाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के उदयपुर में कल से 3 दिवसीय चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर से पहले पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को युवा नेताओं के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि पार्टी खुद को युवा संगठन के रूप में रीब्रांड करे और अपने दृष्टिकोण पर मजबूती से काम करे। शिविर में 403 प्रतिनिधियों को 6 ग्रुप में बांटा गया है। ये सभी पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौतियों और अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, युवाओं और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर एक साथ चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इन 6 ग्रुप ने पार्टी हित में एक खाका तैयार किया है, जिस पर शिविर के आखिरी दिन चर्चा होगी। इस शिविर में पार्टी युवाओं को लुभाने और अपने साथ जोड़ने के लिए रणनीति बनाने पर विचार करेगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अध्यक्षता वाले युवा ग्रुप ने अपनी तरफ से सुझाव दिया है कि कांग्रेस को सभी स्तरों पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन के साथ जोड़ना चाहिए। सुझाव में कहा गया है कि पार्टी को एक युवा संगठन के रूप में पेश करना चाहिए। इसके साथ साथ युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल करना होगा। समिति का प्रस्ताव है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए 50% आरक्षण संगठनात्मक पदों के लिए हो। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के लोगों पर चुनाव के लिए टिकट आवंटन के दौरान गौर करना चाहिए, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा तक और संसदीय चुनाव भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोपों के बीच सत्ताधारी पार्टी अल्पसंख्यक समुदायों को अपने साथ लाने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर राज्य में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों को 6 जून से 8 जून तक समुदायों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। केंद्र में बीजेपी की सत्ता को 8 साल हो गए हैं। ऐसे में 8वीं सालगिरह मनाने के लिए बीजेपी ने सभी राज्य इकाइयों को एक दिशा निर्देशों की पुस्तिका दी है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि मोदी सरकार के उठाए कदम और योजनाओं को अल्पसंख्यक विभाग अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचाए। कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय को केंद्र के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए। बीजेपी की ये सारी कवायद 2024 के लिए।
लंबे वक्त से कांग्रेस अपने चिंतन शिविर की तैयारियों में जुटी है और आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस का ये चिंतन शिविर काफी अहम माना जा रहा है, जिसके लिए इस चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चिंतन किया जा सकता है, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में दी जाए। क्या है संभावनाएं, किसको मिल सकती है कांग्रेस की कमान, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में मिली हार के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए मजबूती से वापसी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर दोनों पार्टियों का आमने सामने का मुकाबला है। वहीं देश के तमाम दलों का भी मानना है कि बिना कांग्रेस के सत्ताधारी बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। ऐसे में पिछले कुछ सालों से कमजोर होती कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए कल यानी 13 मई से राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। कई बैठकों में मंथन के बाद इस शिविर का रोड मैप तैयार किया गया है। इस चिंतन शिविर के जरिए जहां जनता के बीच जाकर एक बार फिर उससे जुड़ने की कोशिश की जाएगी, तो वही कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी और कुछ मुद्दों पर फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए, कौन आगे कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, जिसको लेकर भी चिंतन शिविर में चर्चा हो सकती है, क्योंकि 2019 के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि 2019 आम चुनावों में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल रही है और आने वाले समय में इस पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस पद के लिए कांग्रेस के कई नेताओं की पहली पसंद राहुल गांधी ही है और माना जा रहा है कि चिंतन शिविर में एक बार फिर राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई जा सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राहुल दोबारा से पद संभालने का मन भी बना चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना और गुजरात दौरे के दौरान राहुल का बदला हुआ अंदाज और मोदी सरकार को सीधी चुनौती, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देना, ये सब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राहुल एक बार फिर कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए अब तैयार हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस युवाओं को नेतृत्व में आगे रखने का हमेशा से प्रयास करती रही है। चिंतन शिविर में शामिल हो रहे आधे डेलीगेट्स की उम्र 40 साल से कम है। आलाकमान ने ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए युवाओं को तवज्जो दी है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस शिविर के बाद जो संगठनात्मक बदलाव जरूरी हैं, वो भी होंगे। वहीं किसानों को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राकेश टिकैत से भी मुलाकात की थी। यानी साफ है, ये चिंतन शिविर कई मायनों में खास है। देश में पिछले कुछ सालों में 2 समुदायों के बीच झड़प की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। साथ ही देश के अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बहुत से बेबुनियाद मुद्दों को खड़ा किया जाता है। देश की स्थिति को देखकर विपक्ष का आरोप है कि इन हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं, मोदी सरकार है। अब विपक्ष के आरोपों के बीच शरद पवार ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आखिर क्या बोले पवार, आइए देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में कई मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है और असल मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने मंसूबों में सफल हो रही है। ये सब आरोप है विपक्ष के, जो वो लगातार मोदी सरकार पर लगा रहा है। हालांकि विपक्ष के आरोपों को अनसुना करते हुए बीजेपी वही कर रही है जो वो करना चाहती है। और हालात ये है कि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से 2 समुदायों की झड़पों की खबरें आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नफरत नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम विकास चाहते हैं। हमें महंगाई से राहत चाहिए और हमारी नई पीढ़ी रोजगार चाहती है। हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा राज्य और देश हर क्षेत्र में आगे बढ़े। शरद पवार ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर बीजेपी की तरफ है। गौरतलब है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ईंधन, खाने का तेल, आटा, सब कुछ महंगा हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। लेकिन इन सब मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय इस वक्त देश में लाउडस्पीकर, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल जैसे मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई है और इन मुद्दों के जरिए बीजेपी फायदा उठा रही है। वहीं आम जनता की दिक्कतों से सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर रही हैं और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घूमते गौवंश की एक तस्वीर को शेयर कर सरकार पर तंज कसा है। साथ ही सरकार से सवाल पूछा है कि क्या कमाई के लिए बीजेपी सरकार इनसे भी टोल वसूल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत हमेशा चरम पर रहती है, तो वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आवारा गोवंश को घूमते देखा गया तो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर उनकी तस्वीर शेयर कर योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल है। अगर अनाथ पशुओं से बचकर धीरे धीरे ही चलना है तो एक्सप्रेसवे का क्या मतलब है। भाजपा सरकार की अपनी कमाई के लिए इन चौपायों से भी टोल टैक्स वसूल रही है। गति तब तक ही अच्छी और सुरक्षित है जब तक कोई बाधा या दुर्घटना की वजह न हो। इससे पहले भी बुधवार को आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि जब बीजेपी की सरकार बनी है दुरुपयोग हो रहा है। जो भी बीजेपी के खिलाफ है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। साथ ही कहा था कि प्रदेश का भूसा दूसरे प्रदेशों को बेचा जा रहा है, जिससे पशुओं के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा बुलडोजर चलाने को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसते हुए बोले कि सबसे ज्यादा गैर कानूनी घर बीजेपी नेताओं के बने हैं। बीजेपी अपने घरों पर कब बुलडोजर चलाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की एक चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद आवारा पशुओं के संकट को भी दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने यूपी में डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने की भी बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे गोबर से भी पशुपालकों की कमाई हो। लेकिन आज खुलेआम सड़कों पर पशु घूम रहे हैं और योगी सरकार मूक दर्शक